हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़े थे, लिमिटिंग रिएजेंट का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन। $58.8 ग्राम of K2Cr2O7 is reacting with 58.8 is reacting with 7.3 gram of HCl. 7.3 gram of HCl. ठीक है, determine the volume of chlorine gas. Determine volume of chlorine gas formed at STP. Formed at STP. ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इससे रिलेटेड मैं एक रिएक्शन, वो जो क्वेश्चन में आपको गिवन ही रहेगा, ठीक है, वो लिख देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, K2Cr2O7, यहाँ से लिखते हैं K2Cr2O7 प्लस HCl। क्या नहीं दिखाई दे रहा, फॉन्ट साइज बड़ा करूं? K2Cr2O7 plus HCl gives KCl plus CrCl3 plus Cl2 plus H2O. प्लस Cl2 प्लस H2। ये रिएक्शन है, इसको आप बैलेंस कीजिए और सॉल्व करो। चलो बैलेंस वे में कर ही देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 14 HCl और ये आएगा आपका 2 KCl 2 CrCl3। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा 3Cl2 and 7H2. चलो, this is a balanced chemical equation and we have to find out the volume of chlorine gas that is produced at STP. K2Cr2 हमारा है 294, वेरी गुड। ठीक है, इसका मोलर मास हो जाएगा आपका 294। चलो मोलर मास भी पता चल गया, सिर्फ आपको सॉल्व करना। यहाँ पे सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फिर वहां से आप स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करके देखोगे कि किसका रेशियो मिनिमम आ रहा है। जिसका रेशियो मिनिमम होगा वो आपका LR हो जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट में वी आर ओनली कंसर्न विद द क्लोरीन हियर। ठीक है, LR मुश्किल लग रहा है। LR मुश्किल क्यों लग रहा है, देखो आपको ये गिवन है कितना, 58.8 ग्राम। ठीक है, ये आपको गिवन है कितना, 7.3 ग्राम। अब हमने सबसे पहले इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 294 से और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 36.5 से। ठीक है, ये आ जाएगा कितना आपका 0.2। ठीक है, ये आ गया आपका 0.2 और ये कितना आ गया बताओ। डाउट क्लास का पता नहीं, वो आपको कल ही पता लग जाएगा, लगेगी कि नहीं। ये भी क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है क्या 0.2, मतलब दोनों बराबर है, दोनों इक्वल मोल्स है। लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ पे LR निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, LR के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। इसका तो 1 ही है और इसका क्या है 0.2/14। बताओ कौन कम है इन दोनों में से, ये कम है। ठीक है ना, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है इसलिए ये कम है, तो ये आपका क्या हो गया LR। ठीक है, नाउ वी हैव दिस। अब यहां से हमें सिर्फ LR पता चल गया, बाकी हम चीजें क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्री से करेंगे। तो 14 मोल HCl चाहिए, तो हमारा कितना क्लोरीन बनेगा,
3 मोल, ठीक है। तो 1 मोल के लिए कितना बनेगा 3/14 और 0.2 मोल के लिए कितना बनेगा 0.2। ये क्या हो जाएगा 0.3/7 कितना आ जाएगा इसका आंसर। और हमें किसमें निकालना है, ये तो आएगा आपका क्या इतने मोल, और हमें क्या पूछ रहा है वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम हमें पता है करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। सीधे हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 0.3/7 इंटू 22.4 लीटर्स, ठीक है। कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके बताओ। कितने लीटर आएगा 9.6 लीटर्स, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। हाँ 0.96, सॉरी 0.96। ठीक है, समझ में आ गया। ओ मौजा, एलआर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब भी एलआर का कॉन्सेप्ट कब लगाओगे आप, सबसे पहली बात 3-4 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एलआर का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब आपके 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है और आपको इंफॉर्मेशन गिवन है किससे, 2 से ज्यादा एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो आप उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाओगे एंड उसके हिसाब से आप एलआर निकालोगे, पहली बात। दूसरी बात, मुझे एक और बात बताओ कि एलआर जो है बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में बाय द एंड कितना एलआर बचेगा। एलआर कितना बनेगा बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन, एलआर कितना बचेगा 0, ठीक है। क्योंकि एलआर तो है ही लिमिटिंग, ठीक है। हमारे जब मेला खत्म हो रहा था तो तुम आपके पास कितने पैसे बच रहे थे, 0 रुपीज बच रहे थे, आपने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। तो हमेशा बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन एलआर तो बच नहीं रहा, लेकिन प्रोडक्ट कितना बन रहा है और बाकी के रिएक्टेंट्स कितने बच रहे हैं, मतलब कितने एक्सेस में हो रहे हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है, एलआर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। और एक और क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि अगर हमें वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर 22 पॉइंट अगर आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना कि एसटीपी वाला, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है V by 22.4, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है वेट बाय मोलर मास टू V by 22.4। ये आ जाएगा ना ग्राम में, मोलर मास आपको पता है, ये आपने निकाल लिया है अभी 22.4 तो कांस्टेंट है, ठीक है। वेट इन ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली आपको नंबर ऑफ मोल तो पता ही लग गया है, नंबर ऑफ मोल पता लग गया है तो उसको क्या करोगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वेट आ जाएगा। इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, इक्वेशन गिवन होगी। ये सारे जो है ना ये बहुत टिपिकल इक्वेशंस है, तो ऐसे में इक्वेशन गिवन होगा। जो जनरल होता है जैसे कि कंबशन रिएक्शन है या इन सब का इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। तो टिपिकल रहता है तो वो मोस्टली गिवन रहता है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करें, ऐसा ऐसा नहीं, इजी क्वेश्चन करते हैं अब थोड़ा, जिसमें रिएक्शन आप खुद ही बनाओगे। चलो देखो, यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन, ठीक है। इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन रिएक्ट विद ईच अदर, equal weight of zinc and iodine react with each other to form ZnI2, ठीक है। To form ZnI2, calculate the fraction, हमें कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट दी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसका किसका कैलकुलेट करना है हमें, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट का, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट।
फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना बच रहा है अपॉन ओरिजिनल। चलो पहले तो बताओ एलआर कौन होगा इसमें से, I2 LR है, ये तो सही है। अब हमें देखना है कि एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट का फ्रैक्शन बताना है, तो ऑलरेडी हमने पहले कितना लिया था, पहले हमने मोल क्या लिया था। चलो एक बार सॉल्व करो, उसके बाद कोई तो सही आंसर बताओ, उसके बाद मैं करती हूँ सॉल्व। नेटवर्क रेड कैसे शो होता है, चलो एनीवेज सॉल्व करते हैं। So we have Zn plus I2 and it is giving what, Zni। ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। हमें मोल्स नहीं पता करना, मोल कितना लेफ्ट है ये नहीं पता करना, हमें क्या पता करना है कि कितना फ्रैक्शन जो है वो जिंक का कितना बच रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम इन दोनों का वेट क्या है, WW, क्योंकि इक्वल वेट है। अब हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, जिंक का कितना होता है मोलर मास 65, ठीक है, और आयोडीन का कितना होता है 127, लेकिन यहाँ पर I2 है इसलिए क्या लिखेंगे 254। अब बताओ इन दोनों में से कौन कम है, दोनों का हमारा स्टोइचियोमेट्री एक ही है, ठीक है, तो ये आपका लीस्ट रेशियो है इसलिए ये क्या हो जाएगा LR, ठीक है। अब ये आपका बच गया क्या, इतने मोल आपका जिंक है, ठीक है, और जिंक ये इतना मोल ओरिजिनल मोल था जिंक का। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि जिंक का कितना मोल रह रहा है, तो 1:1 के रेशियो में है ये, इसीलिए हम क्या करेंगे ER लेफ्ट कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 6W अपॉन 65 माइनस W अपॉन 254, ये आ गया आपका ER लेफ्ट, और ER ओरिजिनल इतना था। तो फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हो, मैंने क्या बताया था कि जितना लेफ्ट होगा मतलब W अपॉन 65 माइनस W अपॉन 254, ये लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल कितना था W अपॉन 65। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 254 माइनस 65, 254 माइनस 65 कितना होगा 1, 254 65 1 189, और ये 65 कट जाएगा तो 1 WW भी कट जाएगा, तो दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका फ्रैक्शन 189/264, ठीक है। फ्रैक्शन पूछ रहा था हमें, हमने क्या किया, कितने मोल्स, वेट नहीं, मैं मोल की बात कर रही हूं कि मोलर रेशियो पूछा था इसमें। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। अगर मोलर रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा, और अगर आपने वो निकालना है मास का रेशियो निकालना है तो मास के रेशियो के लिए भी क्या करोगे, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर भी मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर वो मोलर रेशियो और वेट रेशियो सेम ही होगा इसका, ठीक है। अब आते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हो गया है आपका, अब आते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। वेट क्या होता है, किसी भी चीज का आपको वेट बताना है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके मोलर मास से। ये क्या है W/65 माइनस W/254, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ व्हाट इज द मास ऑफ जिंक लेफ्ट, इसको क्या करोगे आप 65 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और ओरिजिनल मोल इतने थे, अगर इसका मास पूछूं तो इसको भी 65 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऊपर भी 65 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 65 से मल्टीप्लाई किया, दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, और आपका मोलर रेशियो और मास रेशियो सेम हो जाएगा, चाहे मास रेशियो कह लो क्योंकि फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में ऊपर नीचे आप सेम चीज का लोगे मास।
चलो अब आते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन पे। ये चैप्टर अभी रहता है, अच्छा खासा रहता है। मोल 1 तो चलो 1-2 लेक्चर में 3 लेक्चर लगेंगे, 3 लेक्चर में मोल 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद मोल अगर 2 स्टार्ट करेंगे तो जितना टाइम मोल 2 में लगा है, मोल 1 में लगा है, उसका आधा टाइम मान लो मोल 2। मतलब मान लो, क्योंकि वैसे आपका नॉर्मल लेवल अगर क्लासेस लग रही होती तो आपकी 1.5 घंटे की क्लास लगती, तो अभी आपकी 1-1 घंटे की क्लास लग रही है। तो जब 1.5 घंटे की क्लास लगती है तो आपके कम से कम 18 लेक्चर तो लग ही जाते हैं। और अभी तो आपके 12-13 लेक्चर हुए हैं, जिसमें भी आपका रिवीजन भी कराया है मैंने, बहुत सारा टाइम वेस्ट भी हुआ है, और 1-1 घंटे का कराया है। अभी तो है चैप्टर। सो सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। जो रिएक्शन सीक्वेंस में घटित होती है, सीक्वेंस में टेक प्लेस करती है। मतलब क्या है कि जैसे कि अगर A प्लस बी मिलके C प्लस D प्लस E बनाया, ठीक है, और यहां से हमने C ले लिया, C प्लस F प्लस Q बनाया R प्लस मान लो R प्लस S बनाया। अब यहां से हमने R ले लिया, R फर्दर क्या हुआ, R को हमने हीट कर दिया है, कुछ भी कर दिया, तो R हमारा बनाया P प्लस T, ठीक है। तो ये क्या है, A बना रहा है C D, A और B मिलके बना रहा है C D E। अब इस रिएक्शन में से हम C ले रहे हैं, अब C बना रहा है ये, अब यार इस रिएक्शन से हम R ले रहे हैं और R बना रहा है आपका फाइनल जो ये प्रोडक्ट हमें चाहिए मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिएक्शन पहले पहला रिएक्शन हो रहा है, फिर दूसरा रिएक्शन हो रहा है, फिर तीसरा रिएक्शन हो रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, सीक्वेंशियल रिएक्शन में या एक से ज्यादा रिएक्शंस होती हैं, और वो क्या होती है, सीक्वेंस वाइज होती हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज होती हैं। और एटलीस्ट एक सब्सटेंस हो जो पहले रिएक्शन का हो, वो दूसरे वाले रिएक्शन में क्या हो, कॉमन हो। देखो इसमें से एक सब्सटेंस कॉमन है तभी तो सीक्वेंस बनेगा, और इसमें भी एक सब्सटेंस कॉमन है, हो सकता है एस भी कॉमन हो, लेकिन एटलीस्ट वन सब्सटेंस शुड बी कॉमन इन द अनदर रिएक्शन, इन द सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गया सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन में लिखो, इन सीक्वेंशियल रिएक्शन in sequential reaction more than one reaction takes place, ठीक है, एक से ज्यादा रिएक्शन होता है, ठीक है, एंड एटलीस्ट वन सब्सटेंस, कम से कम एक सब्सटेंस जो होता है शुड बी विल बी कॉमन, ठीक है, एक सब्सटेंस जो होगा वो कॉमन होगा इन बिटवीन टू रिएक्शंस, दो रिएक्शंस के बीच में एटलीस्ट एक सब्सटेंस जो होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। नॉर्मली जो सीक्वेंशियल रिएक्शंस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन, जैसे ABCD मैंने किया था, जैसे इंफॉर्मेशन आपको A के बारे में गिवन होगा और आपसे P के बारे में पूछ रहा होगा। जैसे मैं फिर से अगर रिएक्शन लिखूं, देखो A प्लस B गिव्स C प्लस D प्लस E। अब यहाँ C प्लस D प्लस F गिव्स G प्लस H प्लस R, ठीक है। यहाँ पे R प्लस S गिव्स P प्लस Q। ये है, ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन रिएक्शन है और एटलीस्ट एक सब्सटेंस है, वो क्या है, दूसरे वाले रिएक्शन में क्या है, कॉमन है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब जनरली जो सीक्वेंशियल रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन लेट से ए के बारे में गिवन है, ठीक है।
इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मास पता होगा या मोल पता होगा, ए के बारे में गिवन है और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पी के बारे में या वाइस वर्सा, ठीक है। हो सकता है पी के बारे में गिवन हो, ए के बारे में पूछे, या ए के बारे में गिवन हो, पी के बारे में पूछे, मतलब फर्स्ट और लास्ट का ऐसे पूछते हैं। तो अब देखो, अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पता है, आप स्टोइशियोमेट्री से मोल मोल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, आपको सारी चीजें पता है। आपने क्या करना है, सिर्फ इन हर रिएक्शन पे अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करोगे, देखो समझा देती हूँ अभी मैं इसको, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम फिर से समझेंगे। देखो ए के बारे में आपको मोल्स या मास पता है, इधर मोल और मास। अब यहां से अगर मोल गिवन है तब तो कोई बात नहीं, स्टोइशियोमेट्री से इसका भी मोल निकल आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं मोलर रेशियो तो सबका 1:1:1 है, मतलब 1 मोल ए देगा 1 मोल सी, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 मोल सी आपको दे रहा है 1 मोल आर, तो मैं बोलूं कि अगर पी कितना मोल बन रहा है तो पी कितना मोल बनेगा, चलो बताओ। अगर ये सारे ही बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, प्रोवाइडेड द रिएक्शन शुड बी अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, 1 मोल, वेरी गुड। क्योंकि हमने क्या किया, हमने ए जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ए का इंफॉर्मेशन सी पे लगाया, सी का इंफॉर्मेशन हमने दूसरे वाले रिएक्शन के आर पे लगाया, और आर का हमने फाइनली पता कर लिया पी कितना बन रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी डू इन अ सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो लिखो, नॉर्मली इन सीक्वेंशियल रिएक्शन information about substance in the first reaction is given, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन का इंफॉर्मेशन हमें गिवन रहता है, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट substance from the last reaction, information about last reaction is asked, और vice versa, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। कहानी में ऐसे लिखवाती हूँ ताकि अगर क्लास के बाद आपको रिवाइज करना हो तो आपको फिर से वीडियो 1 घंटे की वीडियो देखना की जरूरत ना पड़े। आप ये क्या करोगे, अगर रिवीजन आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो अगर आप 1 घंटे की चीज जो आप 1 घंटे क्लास में पढ़ते हो उसको अगर आप घर पे पढ़ना स्टार्ट करो या फिर रिवाइज करना स्टार्ट करो तो मुश्किल से 20 मिनट लगेगा उसको रिवाइज करने में, क्योंकि थ्योरी रिवाइज करोगे। 3 इक्वेशन जरूरी नहीं है, मैंने बोला 1 से ज्यादा इक्वेशन होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो लिखो कैलकुलेट, एक हम रिएक्शन लिखते हैं, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन लिखो, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन लिखो, 2a plus 3b gives 5c, 2a plus 3b gives 5c, ठीक है। अब यहां से 4c plus 7d gives 9e plus 6s, ठीक है। ये सारे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं, और अगेन यहाँ पे 3f plus 4g gives 8h। ये है आपका एक सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। और हमें गिवन है ये आपका 5 मोल्स गिवन है, हमें मोल गिवन है इसके 5 मोल, और इसके हमें गिवन है 7 मोल, नहीं 10 मोल्स, ठीक है, इसके 10 मोल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ calculate maximum number of moles of H, ठीक है, maximum number of moles of H which can be produced, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, और यही कॉन्सेप्ट यूज कर करके बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको रिएक्शन तो ऑलरेडी गिवन होगी, आपने सिर्फ एलआर और स्टोइशियोमेट्री और मोल मोल एनालिसिस का यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो फटाफट से सॉल्व कर, मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखो अब हमें क्या गिवन है,
देखो स्टार्टिंग से आते हैं, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ द रिएक्टेंट्स इज गिवन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिंपली, अब यहाँ पे एलआर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलआर डिटरमाइन करेंगे इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके। ये आ रहा है 2.5 और ये आएगा 3.3333, तो कौन है कम, सबसे कम ये है, सो दिस इज एलआर, ठीक है। अब ये अगर 5 मोल था तो ये अगर 2 मोल था तो ये कितना बन रहा था, 5 मोल, तो ये 5 मोल है तो कितना बनेगा 5/2 इंटू 5, मतलब ये कितना बन गया हमारा 25/2 मोल्स। अब सी हमारे पास कितना है, ध्यान से सुनना, हमारे पास सी का अमाउंट आ गया, कितने मोल आगे 25/2। अब हमें एलआर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ एक के बारे में ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25/2 और यहाँ पे अगर ये 4 मोल है तो हमें अब किससे मतलब है, एफ से मतलब है, तो ये अगर 4 मोल है तो ये कितना मोल बन रहा है, 6 मोल बन रहा है, तो मतलब अगर ये 25/2 मोल है तो कितना बनेगा 6/4 इंटू 25/2, ठीक है, मतलब 3, मतलब कितना हो जाएगा 75/4। नाउ वी हैव 75/4। अब ये 3 मोल था तो ये 8 मोल बन रहा था, तो ये अगर इतना मोल है तो कितना बनेगा 8/3 इंटू 75/4, ये 2 में जाएगा, और 75 ये फिर इसमें जाएगा 25 में, तो 25 इंटू 2 क्या हो गया 50 में। आया गया समझ में सबको? जिसने आंसर नहीं निकाला था, नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो बता दो आज, वैसे तो हमेशा जिसको समझ में आता है वो बोलते हो, जिसको नहीं समझ में आया वो बताओ। आशीष तुमने बोल दिया है, उसके अलावा सिंपल सी बात है, सीक्वेंशियल एनालिसिस, सीक्वेंशियल रिएक्शन में हमें क्या करना है, जितने भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमें एक्ट करना, ठीक है। अब हमने इतनी सारी जो चीजें पढ़ी वो सारा ही किस में आ जाएगा, इस रिएक्शन में आ जाएगा, सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री का यूज करेंगे और गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। पहली बात तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन था कि इसका 5 मोल है, इसका 10 मोल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले more than 2 reactants are involved and information about at least 2 reactant is given. So here we will find out what is the LR, limiting reagent क्या है। limiting reagent का मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया था कि आपने क्या करना है, उसके स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो से आपने सिंपली डिवाइड कर देना है, जो लीस्ट रेशियो आ जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। 5/2 मतलब 2.5 और 10/3 मतलब 3.33, तो ये हो गया आपका LR। अब हमारे पास ये 5 मोल है, अब देखो 2 मोल था तो C कितना बन रहा था 5 मोल, तो अगर ये 5 मोल है तो कितना बनेगा 5/2 इंटू 5, मतलब ये कितना मोल बन गया हमारा 25/2 मोल। अब हमारे पास C आ गया, C का मोल आ गया कितना 25/2। सिंपली हम यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस करेंगे, 4 मोल C था तो F कितना बन रहा था 6 मोल, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, अगर 1 मोल C हो तो ये कितना बनेगा 6/4, अगर इतना मोल हो तो 6/4 इंटू 25/2, ठीक है। अब ये आ गया आपका 75/4। अगर 3 मोल F था तो ये कितना बन रहा था 8 मोल, अगर 1 मोल होता तो बनता 8/3 मोल, इतना मोल है तो 8/3 इंटू 75/4, आंसर आ गया आपका H कितना बनेगा 50 मोल, ठीक है। सीक्वेंशियल रिएक्शन में एक एक करके आपने सारी चीजें सॉल्व करनी, अगर नीचे का इंफॉर्मेशन गिवन होता तो यहाँ से आप F निकालते, F से आप यहाँ पर जाते, यहाँ से आप C निकालते, C को यहाँ ले जाते, यहाँ से फिर आप देखते क्या, सिर्फ यूनिटरी मेथड है। रिएक्शन में ई क्यों नहीं है, वो तो रिएक्शन है ना बेटा, रिएक्शन आप थोड़े ना बताओगे, क्वेश्चन ये तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, अब क्या क्या नहीं है क्या है वो तो क्वेश्चन बनाने वाले जाने, ठीक है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन टफ कराना होगा तो फिर इसमें भी ई डाल देगा, ठीक है, तो आपको और आपको उसका भी इंफॉर्मेशन दे देगा, फिर आप फिर से एलआर निकालोगे, आगे बात समझ में।
तो क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है क्या क्या आपको करना है। चलो एक और क्वेश्चन करें। 6F के साथ ही क्यों किया? क्योंकि देखो ये इतना जितना रिएक्शन कैसे होता है, आपको यहां से एक प्रोडक्ट मिला, अब यहां से जितना भी प्रोडक्ट मिला आपने उसको दूसरे रिएक्शन में कर दिया। इंडस्ट्री में क्या होता है, एक रिएक्शन से आपको जितना भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो सारा का सारा आप दूसरे रिएक्शन में डाल देते, फिर दूसरे रिएक्शन से आपको कुछ प्रोडक्ट मिला, दूसरे रिएक्शन से जितना भी प्रोडक्ट मिला आपने उसको तीसरे रिएक्शन में डाल दिया, फिर तीसरा रिएक्शन चलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, कितने भी स्टेप्स में रिएक्शन हो सकता है। हमें यहाँ पे ये थोड़ा ना चाहिए कि चल 5 मोल मिल रहा है तो मैं 4 मोल ही यूज करूंगी, नहीं, मुझे जितना मोल यूज करना है मैं उसका पूरा का पूरा यूज करूंगी। ठीक है, वी वांट कि जितना भी आपका जो भी रिएक्शन हो वो एफिशिएंट हो, हमें वेस्टेज नहीं चाहिए। जितना मोल मिला 25/2 हमने सीधे सीधे उतना यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैलकुलेट weight of polythene, calculate weight of polythene which can be produced by 1 kg of कैल्शियम कार्बाइड। अब मुझे बताएगा कोई कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला बताओ बच्चों। कैल्शियम का क्या होता है, वैलेंसी होती है 2, कार्बाइड मतलब कार्बन है, तो कैल्शियम कार्बन के साथ क्या बनाएगा, CaC2। ठीक है, सो दिस इज कैल्शियम कार्बाइड और आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन इसका गिवन है CaC2 प्लस H2O, यहां से आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां से आपको मिलेगा हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा मैं यहाँ पे CaC2 प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2, यहां से अब C2H2 लेंगे हम C2H2 और इसको हम क्या करेंगे एक और हाइड्रोजन देंगे और ये क्या बना लेगा C2H4। अब हम पॉलीमराइजेशन कर देंगे, मतलब इसका हम N यूनिट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा N C2H4, पॉली मतलब बहुत सारे, तो ये बना लेगा आपका एक चेन इसका C2H2। ये है आपका रिएक्शन। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 C2H2 H2 बैलेंस है। चलो यहाँ पे आपको जो वेट गिवन है याद रखना केजी में गिवन है और जो मोलर मास होता है वो ग्राम्स में होता है। चलो मैं बताती हूँ, ये आपको गिवन है कितना, देखो ये आपको 1 kg गिवन है, तो मैं इसको 1000 ग्राम लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1000 ग्राम, इसका हम पहले मोल निकालते हैं, कितना हो जाएगा 40 प्लस 24 कितना 64, ये हो गया इसके मोल्स। सिंस इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसका जितना 1:1 के रेशियो में है ये। ठीक है, हमें इससे मतलब है क्योंकि दूसरे वाले रिएक्शन में यही आ रहा है, तो अगर 1:1 मतलब अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल बन रहा है, अगर इसका इतना मोल है तो इसका भी इतना मोल बनेगा, कितना मोल 1000/64। यहां तक किसी को डाउट? अब ये भी क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये भी 1 मोल है तो ये कितना मोल बन रहा है 1 मोल बन रहा है, मतलब अगर ये इतना मोल है तो ये भी कितना बनेगा इतना। ठीक, आगे बात समझ में। सो नाउ वी हैव, ये कितना मोल हो गया 1000/64, 1000/64। ठीक है, 1000/64 मोल्स है और ये n क्या है, ये भी क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब हमें n की वैल्यू पता चल गई, यहां से कितनी n कितनी आ गई 1000/64।
64। और हमसे क्या पूछ रहा है, वेट ऑफ पॉलीथीन। वेट ऑफ पॉलीथीन क्या हो जाएगा, एक अगर ये N1 होता तो इसका वेट कितना होता, C2H4 का वेट कितना होता है 24, 24 प्लस 4 मतलब 28, ठीक है 28। तो 28 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, मतलब 28n है इसका वेट। और n की वैल्यू हमें पता है कितना, 28 इंटू 1000/64 है ना। अब इसको हम किस में, 4 में लेके जाते हैं, 4 में ले जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, मतलब 7000/16। और भी सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप और काट दो, ठीक है। LR क्यों नहीं निकाला, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बहुत खुश हुई ये पूछा आपने। LR इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आपने पहले की क्लास ध्यान से नहीं। LR कब लगाते हैं बच्चों, मैं चीख चीख के बोल रही हूँ कल से कि LR का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स गिवन हो। कोई दिक्कत नहीं है, सही बात, एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स गिवन हो एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स शुड बी गिवन। यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता वाटर के बारे में, हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में पता है, सिर्फ एक के बारे में पता है, ठीक है। तो पहले की क्लास रिवाइज कीजिए, बहुत जरूरी है, आगे आपका बहुत काम आने वाला है ये सब, ठीक है। सिर्फ मोल कंसेप्ट में नहीं, मोल कंसेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इससे अच्छा क्या करो, इसको बेस्ट फ्रेंड बना लो अपना, ठीक है, ताकि घबराना ना पड़े। क्योंकि मोल कंसेप्ट जहां देखोगे, जहां आप खोलोगे वहां पे मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, या मोल से रिलेटेड होगा वो चीज, ठीक है। मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब तो अब यही चलना है, ठीक है। तो फिर इट्स बेटर कि आप अपना स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। हर एक क्लास के शुरू होने से पहले 10 मिनट लगता है, रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। LR का कॉन्सेप्ट कब लगेगा, अब देखो कंफ्यूजन होगा, जैसे जैसे बहुत सारी चीजें पढ़ने लगोगे कंफ्यूजन होने लगेगा, लेकिन कंफ्यूजन किसको नहीं होगा, जो साथ के साथ रिवीजन कर रहा है। LR का कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है, रिएक्टेंट्स कितने गिवन है, इंफॉर्मेशन किसका किसका गिवन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो जो भी 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो सबका यूज होना है यहाँ। डीपीपी सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, देखो टाइम लगे ना लगे वो बात ठीक है। डीपीपी सॉल्व करने में अगर टाइम लग रहा है तो विथ टाइम देखो, आपको अपने परफॉर्मेंस से, आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। सबके लिए पेपर 3 घंटे का होगा, ठीक है, सबके लिए सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, सबको टीचर भी मतलब मोर और लेस सेम ही पढ़ा रहा होगा, लेकिन आपका कंपटीशन खुद से है। आप खुद कितने, आज आपने 1.5 घंटे में या 2 घंटे में डीपीपी सॉल्व की, तो नेक्स्ट डीपीपी आप कितने घंटे में सॉल्व करते हो, उसके नेक्स्ट कितने में घंटे में सॉल्व करते हो, आपका क्या इंप्रूवमेंट है, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कितने हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपने ध्यान में देनी है। टाइम लग रहा है, स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, यू आर इन लर्निंग स्टेज। कई बार क्या होता है, ड्रॉपर के बच्चों को, 12th के बच्चों को भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि वो और कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ये आपने पढ़ लिया चैप्टर तो अब ये तो हम रिवीजन के टाइम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कर। जहां पे आपका प्रैक्टिस हटा वहां पे आपका प्रैक्टिस हटी दुर्घटना घटी, ठीक है।